वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य के बारे में। और जब आप बीए प्रथम सेमेस्टर में या प्रथम वर्ष में होते हैं, प्रथम वर्ष में 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने होंगे, एक प्रथम सेमेस्टर और एक द्वितीय सेमेस्टर। तो प्रथम सेमेस्टर में अभी अभी अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आप प्रथम सेमेस्टर में हैं और आपको हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना होगा। हिंदी काव्य में आपको क्या पढ़ना है, इसको लेकर के सिलेबस मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। बोर्ड पर भी मैंने पढ़ाया है सिलेबस को और वैसे भी मैंने सिलेबस दिया हुआ है। तो आप सभी लोगों ने सिलेबस देखा होगा, सभी लोग सिलेबस से परिचित होंगे। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग समस्त सिलेबस को एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत ही छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यानी एक ही वीडियो के माध्यम से लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है। जैसा कि आपको पहले से पता होगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में मैं लगातार आपको बता भी रहा था। तो महासंग्राम रिवीजन क्लास में क्या होता है कि छोटे छोटे प्रश्नों को और उनके आंसर यानी उत्तर को लिखित फॉर्म में आपको दिया जाता है। ये वीडियो अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा आपकी लिखित होती तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा का पैटर्न कैसा भी हो, ऑब्जेक्टिव हो लिखित हो, तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चूंकि इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर को मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का काम करूंगा। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने वाले हैं। ओके, चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। 2024, 25, 26 इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर होगा। पहला प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मतलब प्रश्न आपसे कह रहा है जो आदिकाल है, हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हिंदी काव्य जो आपको पढ़ना होता है बीए प्रथम सेमेस्टर में, तो हिंदी काव्य में आप देखें, हिंदी को अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटेंगे तो सबसे पहला काल जो होता है आदिकाल ही होता है। आदिकाल की अगर बात की जाए तो आदिकाल के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। आदिकाल को वीरगाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। तो आदिकाल को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नामों से भी पुकारा है। अगर आदिकाल की बात की जाए तो सबसे पहला काल है, फिर उसके बाद में आता है पूरब मध्यकाल। पूरब मध्यकाल को ही एक प्रकार से भक्ति काल भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, भक्ति काल जिसको आप कहते हैं। भक्ति काल के बाद में आता है आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का मतलब आपका हो गया, उत्तर माने होता है बाद में और पूरब माने होता है पहले। तो मुख्य रूप से जो मध्यकाल है इसको आप 2 भागों में बांटते हैं, एक पूरब मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं और एक उत्तर मध्यकाल जिसको आप रीतिकाल कहते हैं। ठीक है, रीतिकाल की अगर बात की जाए तो रीतिकाल को भी आप रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्य धारा में बांटते हैं। मध्यकाल में जो आपका पूरब मध्यकाल है यानी भक्ति काल, उसको भी आप 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक निर्गुण ज्ञानासरई है, एक जो है निर्गुण प्रेमासरई है, इसके अलावा एक सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, एक सगुण राम भक्ति शाखा। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ता है और इन सभी से एक एक कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। जैसे आदिकाल में आप देखते हैं, आदिकाल के विद्यापति और अमीर खुसरो, इसके अलावा गोरखनाथ ही आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं आदिकाल से। इसके अलावा जब थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे, चूँकि अभी आपको यहाँ पर आदिकाल के चंद्रबरदाई और जगनिक वगैरह इसलिए भी नहीं संकलित किए गए क्योंकि आपको जब 5th सेमेस्टर में आप पहुंचेंगे तो आपको जगनिक का आलखंड और इनका आपको चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी के राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत वो पढ़ेंगे आप 5th सेमेस्टर में, जब 3rd ईयर में आप पहुँचेंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखते हैं, आप भक्ति काल में पहुंचते हैं तो भक्ति काल से बहुत सारे कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। भक्ति काल में जो निर्गुण ज्ञानासरई है उससे कबीरदास जी स्वयं संकलित हैं। ठीक है, और अगर बात करें निर्गुण प्रेमासरई की तो आपको पता होगा मलिक मोहम्मद जायसी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अब जब आप निर्गुण जो है मतलब सगुण कृष्ण भक्ति शाखा की बात करेंगे तो उससे सूरदास संकलित हैं। सगुण राम भक्ति शाखा की बात करेंगे तो तुलसीदास जी स्वयं संकलित हैं। तो इस प्रकार से अब रीतिबद्ध में आप देखते हैं केशवदास हैं रीतिकाल में, रीति सिद्ध कवियों में बिहारी हैं, रीति मुक्त कवियों में घनानंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इसी प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। और जो इसके बाद में काल आता है रीतिकाल के बाद में, उसको बोलते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब एक प्रकार से इस समय का काल। तो आधुनिक काल जो होता है उसी को डॉक्टर राम मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसी को गद्य काल भी कहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो कैटेगराइजेशन मैंने देखे, पूरब मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, इन सभी को आदिकाल को
आदिकाल मतलब पुराना, आदि माने पुराना, पूरब मध्य और उत्तर मध्य, मध्यकाल के दो भाग हो गए। आधुनिक मतलब जो आधुनिक चल रहा, तो ये समय समय की दृष्टि से उसको बांटा गया। जबकि प्रवृत्तियों के हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा चूंकि भक्ति की प्रवृत्ति थी, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा चूंकि वहां पर रीति ग्रंथ लिखे जा रहे थे, लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, रस छंद अलंकारों का प्रयोग हो रहा था, नक्सिक वर्णन किया जा रहा था, तो इसलिए उसको रीतिकाल कहा, रीति से प्रभावित था वो समय। इसके बाद में आप देखते हैं आधुनिक काल आता है, तो आधुनिक काल में चूंकि गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, गद्य का विकास हुआ, ठीक है, गद्य में रचनाएं लिखी जाने लगी, खड़ी बोली का विकास हुआ, परिमार्जन हुआ, तो इसीलिए इसको गद्य काल कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसी प्रकार से जो आदिकाल है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, चूंकि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना है और हिंदी काव्य भी पढ़ना है, तो हिंदी काव्य में जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उन सभी की व्याख्या ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का कोर्स भी मैंने लॉन्च किया हुआ है, तो उसको लेकर के भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, कि भाई कैसे कोर्स लें। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ का आपका कोर्स है, जिसमें संपूर्ण चीज़ें आपको पीडीएफ नोट से लेकर के मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो का जो ये वीडियो आप देखेंगे इसका भी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा कुछ हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स हैं वो भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, और भी अदर सब्जेक्ट जो कि आपकी तैयारी करते हैं, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सभी के आपके मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स और वैसे पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ नोट्स, ये सब आपको मिलते रहेंगे। तो मात्र आपको कोर्स लेना पड़ेगा हिंदी का, लेकिन उसमें सारे सब्जेक्ट के आपके नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमारा नंबर है 9161936062, ठीक है। इसी पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है और कहना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। तुरंत उसके बाद में आपके पास एक मैं क्यूआर कोड सेंड करूंगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपये पे कर देने होंगे, या अगर आप नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, बस स्क्रीनशॉट उसका सेंड करवा दीजिएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मुहैया करवा दिए जाएंगे, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। सबसे पहले इस क्लास को देखें आप। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो आदिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति पूछे, विशेषताएं पूछे, ठीक है, बात एक ही है, तो प्रवृत्तियां पूछी गई हैं, विशेषताएं पूछता तो भी आप यही लिखते। पहली विशेषता, मैंने आपको जब मैं लिखने की शैली बता रहा था कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी उत्तर लिखें तो अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखना है तो आप एक नंबर मतलब कि जैसे आपको हेडिंग नहीं पता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि युद्धों का सजीव चित्रण जो है ये आदिकाल की विशेषता है। युद्धों का सजीव चित्रण का मतलब क्या हुआ कि युद्धों जो कवि होते थे यहाँ के, वो युद्धों में राजाओं के साथ जाते थे और युद्ध को देखते थे और देखने के बाद में फिर लिखते थे, इसीलिए युद्धों का सजीव चित्रण ये लोग किया करते थे। कल्पना की अधिकता होती थी, कल्पना की अधिकता इस प्रकार से थी कि जिसकी कोई बात नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपने राजाओं के बारे में बताना, इसके अलावा खूब ज़्यादा सोच समझ करके, ऐसे कि हाथ पटक दे भुइमा जो तो 9 मन माटी ले उठाए, कि मतलब अगर अपनी हथेली भुइम मतलब कि ज़मीन पर पटक दे कोई व्यक्ति तो 9 मन माटी उठा लिया करते थे उस समय के राजा महाराजा, इस प्रकार से मतलब वर्णन किया गया था। तो कल्पना की अधिकता है यहाँ के काव्यों में। और राष्ट्रीयता का अभाव है, राष्ट्रीयता का अभाव का मतलब अभाव माने कमी, राष्ट्रीयता मतलब होता है एक प्रकार से एक देश की भावना या एक हम की भावना, राष्ट्र की भावना। जैसे कि आजकल राष्ट्रीय भावना की भारत देश का मान लेते हैं कि मैच होता है तो पूरा का पूरा देश एक हो जाता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भाषा को बोलता हो, लेकिन जब भारत की बात आती है और मैच आता है तो सभी लोग मिल करके सेलिब्रेट करते हैं उसको। तो ये होता है राष्ट्रीयता की भावना, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पूर्वोत्तर, चाहे एक प्रकार से पश्चिमी भारत की बात की जाए, हर एक भारत के लोग इकट्ठा होकर के, हर एक धर्म के लोग इकट्ठा होकर के और साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रीयता की भावना, हम की भावना। तो राष्ट्रीयता की भावना जो होती है उसका कमी थी किसमें, आदिकाल में, क्योंकि क्या था कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे तो बस अपने राज्य को ही वो एक देश मानते थे। क्योंकि भारत जो था, आप देखते हैं जब आज़ाद हुआ है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 छोटी बड़ी रियासत थी भारत में, उन सभी को इकट्ठा किया, मिलाया। तो जो एकता आज आप भारत में देख रहे हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर के पूरब तक, वो एकता पहले नहीं थी। पहले बस छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जैसे छोटा राज्य कोई हो गया, फिर उसके बगल में थोड़ा सा राज्य, तो अपने अपने राजा हुआ करते थे और राजा एक दूसरे से आपस में लड़ा करते थे, ठीक है। तो इसीलिए राष्ट्रीयता का अभाव था, वहाँ पर कोई राष्ट्रीय या केंद्रीय सत्ता नहीं थी। राज्य जो था, भारत जो था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए राष्ट्रीयता का अभाव आपको मिलेगा यहाँ के काव्यों में।
जो कवि लोग हुआ करते थे बस अपने राज्य का वर्णन करते थे और उसी राज्य के आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें बताते थे। दूसरी विशेषता आदिकाल की ये है कि आश्रयदाताओं की प्रशस्ति। आश्रयदाता मतलब कि जिनके यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर दरबारी काव्य बहुत सारे लिखे गए हैं। आदिकाल में आप देखते हैं राजाओं के यहाँ पर कवि लोग रहा करते थे, तो जब राजाओं के यहाँ पर रहते थे कवि लोग तो उन्हीं को आश्रयदाता बोलते हैं। मतलब कि ऐसे कवि जो कि किसी राजा के अधीन रह करके उन्हीं की बड़ाई वगैरह करते थे, तो उन्हीं को आश्रयदाता। आश्रयदाता मतलब कि जो कवियों को शरण देने वाले राजा थे उनको आश्रयदाता। तो उन्हीं का गुणगान क्या करते थे, कौन, जो कवि हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने उनको आश्रय दिया था, उन्हीं के द्वारा उनको वेतन वगैरह मिलता था, उन्हीं को के द्वारा खाने पाने की व्यवस्था, उनके हर एक चीज़ की व्यवस्था की जाती थी। तो आप आदिकालीन कवियों को देखेंगे चाहे रीतकालीन कवियों को देखेंगे, अधिकतर कवि जो रहे हैं जो किसी न किसी राजा के दरबार में ही रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा रासो ग्रंथ का लेखन किया गया। रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो से लेकर के और तमाम प्रकार के रासो ग्रंथ जो है इस काल में लिखे जाते हैं। ठीक है। पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे रासो ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं जिसमें वीरतापूर्वक चीज़ें हैं और वीर श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है। अच्छा, एक तरफ इसमें इसको वीर गाथा काल तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा, चूंकि वीरतापूर्वक ग्रंथ इसमें ज़्यादा लिखे गए। 12 रचनाओं को बताते हैं प्रमाणिक आदिकाल की। उनमें से लगभग 7-8 रचनाएं जो हैं वीरतापूर्वक जो है चीज़ों से या वीर रस से परिपूर्ण है, जबकि कुछ रचनाओं में आप देखेंगे श्रृंगार रस भी मिलेगा। यानी कि वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय आपको वीर गाथा काल के काव्यों में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण मतलब क्या होता है कि यानी प्रकृति को भी एक प्रकार से वर्णन किया है, प्रकृति का वर्णन किया है मतलब आदिकालीन कवियों ने। ठीक है। इसके अलावा जनसंपर्क की कमी रही है, मतलब जनता की बात को ये कवि लोग सामने नहीं रखते थे, केवल राजा महाराजा या काव्य जो था एक विशिष्ट वर्ग के हाथों में था। काव्य में मतलब काव्य के जो विषय वस्तु हुआ करते थे केवल राजा महाराजा ही हुआ करते थे, कोई आम नागरिक नहीं हुआ करता था। यानी जनसंपर्क की कमी थी। ऐतिहासिकता का अभाव है, मतलब कि जो इतिहास में चीज़ें घटित हो रही थी, जैसे पृथ्वीराज रासो में जो चीज़ें लिखी हैं या आलखंड में जो चीज़ें बताई जाती हैं वो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। मतलब एकदम से फैक्ट बातें नहीं उसमें लिखी हैं, वो एकदम से तथ्यात्मक जानकारी नहीं प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि कुछ उसमें कमियां रही हैं या कुछ बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखने के चक्कर में क्या रह गया है कि ऐतिहासिकता का अभाव रहा है, ऐतिहासिकता की कमी रही है। क्लियर। आगे देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न मतलब चौथा पॉइंट है प्रबंध एवं मुक्तक मतलब काव्यों की रचना जो है इसमें की गई। प्रबंध काव्य वो काव्य होता है जो कि किसी एक व्यक्ति को आधार बना करके उसके संपूर्ण जीवन चरित्र को एक ही रचना में लिखा जाता है, यानी जिसको आप महाकाव्य कहते हैं। तो एक तरफ तो महाकाव्य भी लिखा गया है आदिकालीन काव्य में, मतलब आदिकाल में महाकाव्यों की भी रचना हुई है और दूसरी तरफ कुछ मुक्तक काव्य भी लिखे गए। मुक्तक काव्यों में मतलब कि छोटे छोटे रचना जैसे खंड काव्य वगैरह हो गया या छोटे छोटे पद्य में छोटे छोटे जगहों का वर्णन करना। तो इस प्रकार से छोटे जगह का मतलब ये नहीं है मतलब कि कुछ कम में लिखना। ठीक है। जैसे कोई कविता लिख देना, लंबी कविता लिख देना, या कोई सवैया कुछ दोहे फुटकल छंद में तब कुछ चीज़ें कुछ जगहों का वर्णन कर देना, मतलब एक पूरे जीवन चरित्र के बारे में ना बताना। जैसे रामचरितमानस क्या है, एक प्रबंध काव्य है। जबकि अगर बात की जाए जो एक प्रकार से छोटे छोटे ग्रंथ, जैसे कि मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, जैसे गुंजन, पल्लव, बीड़ा ग्रंथि, निहार, रश्मि, नीरजा, ये सब जो रचनाएं हैं ये सब एक प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं, कविताएं। राम की शक्ति पूजा, तो ये सब रचनाएं जो हैं छोटी छोटी रचनाएं, मतलब बड़ी रचनाएं हैं। हालांकि ये महाकाव्य नहीं है, क्योंकि किसी एक अंश का वर्णन केवल केवल किया जा रहा है, किसी एक घटना का वर्णन किया जा रहा है, तो वो होता है मुक्तक काव्य। फुटकल छंद में मतलब छोटे छोटे होती हैं कविताएं, तो वो होती है मुक्तक। तो मुक्तक यानी छोटे काव्य भी आपको मिलेंगे और प्रबंध मतलब पूरा संपूर्ण काव्य भी मिलेगा, महाकाव्य भी मिलेगा। इसके अलावा डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल पिंगल भाषा का मतलब सीधा सीधा होता है कि कई सारी भाषाओं का मिला, राजस्थानी और इस टाइप का जो बुंदेलखंडी वाली भाषा, इसका मिला जुला रूप डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। रचनाओं में संदेहात्मकता आपको दिखेगी, मतलब रचनाएं जो हैं उनमें लगेगा कि भाई ये रचना इनकी है कि नहीं है, मतलब ऐसे दिक्कतें आएंगी। क्योंकि बहुत सारे शोध ग्रंथ मतलब शोध के अकॉर्डिंग पता चला है, तो बहुत सारी चीज़ों पर दिक्कतें आती, मतलब आपको संदेह लगेगा कि ये रचना इस कवि की है भी कि नहीं है, इसने लिखा भी है कि नहीं लिखा है। ये तमाम प्रकार के संदेह आपको उत्पन्न होंगे। इसके अलावा आदिकाल की यह भी विशेषता है, काव्यकार कल्प का सुंदर प्रयोग किया गया है।
काव्यकार कल्प का मतलब होता है जैसे कि जो मतलब कि जो काव्य शास्त्रियों के अकॉर्डिंग जो बताए गए मापदंड है, मानदंड है, उन्हीं के आधार पर काव्य रचना हुई है। जैसे तमाम प्रकार के छंदों का प्रयोग आप देखें, दोहा छंद का प्रयोग, सोरठा छंद का प्रयोग, त्रोटक छंद का प्रयोग, तोमर छंद का, चौपाई छंद का, गाथा छंद, आरा, रोला, छप्पय, कुंडलिया, तमाम प्रकार के छंदों की सुंदर योजना की गई है। और छंदों के मामलों में आप पृथ्वीराज रासो रचना देख लें या अन्य रचनाओं को देखें तो हर एक रचनाओं में लगभग 10-12 छंद का प्रयोग आपको मिलेगा, ठीक है, आदिकाल में। तो ये सब विशेषता रही है या प्रवृत्तियां रही हैं किसकी, आदिकाल की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में 100% ये प्रश्न आने वाला है, रट लीजिएगा। आदिकाल काल की प्रवृत्तियां भी आएंगी और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है ये प्रश्न भी आएगा। तो इसको बहुत ही सरल तरीके से हम लोग समझने का काम करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपनी हिंदी साहित्य में लिखा है कि भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग है, जबकि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको कहा भक्ति काल को कि ये स्वर्ण काल रहा है हिंदी साहित्य का, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें चूंकि आप देखते हैं एक तरफ तुलसी, एक तरफ कबीर, एक तरफ जायसी और एक तरफ सूरदास, यहाँ तक ही नहीं आप देखेंगे और भी ऐसे महान लेखक हुए हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। तुलसी को अगर अकेले उठा करके देखें तो पूरी के पूरी हिंदी साहित्य में तुलसी ऐसा कभी कोई नहीं हुआ है आज तक और ना होगा। तो तुलसी को आप देखें, कबीर दास को आप देखें, ऐसे दैवी प्रमाण नक्षत्र इसमें पढ़ते हैं कि भाई जिनको कवित्व तो नहीं पता है, जिनको कवि मतलब लिखने की कोई कला नहीं। तुलसी तो भाई पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो जानते थे, हालांकि स्वाध्याय से सारी चीज़ें अध्ययन करी, नरिहर दास के संपर्क में आए और तमाम प्रकार की चीज़ें। तुलसीदास पढ़े लिखे थे, उनके अंदर कवित्व का गुण भी था, संतत्व का गुण भी था। लेकिन कबीर दास को अगर आप देखेंगे, कबीर के अंदर कवित्व का गुण कुछ भी नहीं था। वो दोहा चौपाई ये सब नहीं जानते थे क्या होता है क्या नहीं होता है, कोई काव्य दोष क्या होता है इनके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। मतलब वो एक प्रकार से एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं थे कबीरदास। मतलब वो कहते हैं, खुद कहते कि मस कागज छुएओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कागज को छुआ भी नहीं, कलम को अपने हाथ से पकड़ा भी नहीं। तो मैं एक प्रकार से कैसे कबीरदास लिखते थे, क्योंकि कबीरदास की रचना आपने सुना होगा एक नाम की, इनकी रचनाएं जो थी वो सदुक्कड़ी भाषा में है या पंचमेल खिचड़ी है भाषा में। सदुक्कड़ी का मतलब होता है कि कई सारे स्थानों पर जाते थे ये संत के लोगों के यहाँ पर जाते थे और वहाँ पर संत लोगों का जो होता था कार्यक्रम होता था, यानी कि जो मतलब पहले होता था कि भाई संत लोग बैठ करके कथा सुनाते थे, ठीक है, सत्संग हुआ करता था। तो उसी सत्संग में जो है ये जाया करते थे अलग अलग स्थानों पर। तो सत्संग में जो इन्होंने भाषा सीखी अलग अलग साधुओं से, अलग अलग स्थानों पर जा करके, उसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी भाषा में आप पंजाबी के बोल भी देखेंगे, राजस्थानी भी देखेंगे, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तमाम प्रकार की भाषाओं के आप प्रयोग इनमें देखेंगे, ठीक है, कबीरदास में। तो कबीरदास एक प्रकार से व्यवहारिक व्यक्ति हैं, वो पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन जो बातें कहते हैं फैक्ट बातें कहते हैं, उसको काट नहीं सकते हो आप। वो बहुत ही जबरदस्त कवि हैं कबीरदास। ऐसे ही आप देखेंगे सूरदास को, सूरदास वात्सल सम्राट कहा जाता है सूरदास को। आप देखें कि माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन जिस प्रकार से एक अंधे व्यक्ति ने किया, यानी सूरदास जी ने किया, आप देखें वो जन्मांध थे, लेकिन किस प्रकार से वो गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा के प्रेम की बात करते हैं, चाहे वो गोपियों की चीरहरण की बात करते हैं, और चाहे वो बात करते हैं भैया प्रकृति वर्णन की, उस समय जिस समय गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो इस प्रकार का वर्णन जो है एक अंधा व्यक्ति जब करता है, जो कि जन्मांध है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, और प्रकृति वर्णन इस तरीके का करता है, तो आप सोचे उस काल को स्वर्णकाल नहीं कहेंगे, स्वर्णयुग नहीं कहेंगे, तो किस काल को कहेंगे? आप सोचे कभी बैठ करके, इतने जबरदस्त कवि। एक कवि आया जो है सूफी कवि, आप देखिए मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी या सूफियों की अगर बात करें हम, एक मिनट के लिए थोड़ी सी कहानी आप समझ लीजिए। सूफी लोग फेमस क्यों हुए यहाँ पर भारत में? क्योंकि भारत में सूफी लोग बाहर से आए हैं, अरब कंट्रीज से आए हैं। तो फेमस इसलिए ये लोग हो गए क्योंकि इन लोगों ने देखा कि भाई अगर हम अपने भगवान के बारे में या अल्लाह के बारे में, जो हमारा खुदा है उसके बारे में अगर मैं यहाँ पर आकर के बताऊँगा अपने शैली में, तो लोग इसको नहीं पसंद करेंगे। इसीलिए वो लोग आते हैं और क्षेत्रीय भाषा अपनाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को आप देखें, आप शेख निसार को देखें, कुतुबन मंझन को देखें आप, ठीक है।
तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अवधी भाषा को अपनाया, कुछ लोगों ने ब्रज में, कुछ लोगों ने अवधी में काम किया। और आप देखेंगे अधिकतर जितने भी सूफी काव्य के विचारक रहे हैं उन्होंने अवधी में लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी को आप देखें, पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखा, इन्होंने कहानियाँ यहीं से उठाई, कहानियाँ यहीं से उठाई, और कहानियों में जो पात्र वगैरह रखे सब यहीं के रखे, भगवान की बात भी यहीं की करी, भाषा की बात यहीं करी, शैली यहीं से अपनाई, मतलब सब कुछ यहीं से उन्होंने अपनाया, क्योंकि लोक भाषा की बात उन्होंने करी मलिक मोहम्मद जायसी ने, इसीलिए उनका फेमस हुआ। अवधी एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अवधी को अपनाया और आज पद्मावत कितना फेमस है। और मलिक मोहम्मद जायसी विद्वान आदमी भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अ, तो ये 4 दैदीप्यमान नक्षत्र जिस युग में हो उस युग को आप स्वर्णकाल नहीं कहेंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर कहें तो इसको सोने से आगे के हीरा युग बोल सकते हैं हम, ठीक है, ऐसा युग इसको कह सकते हैं। स्वर्णकाल तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको हम और बड़ी उपाधि अगर देना चाहें तो हीरा युग बोल सकते हैं, डायमंड एज, ठीक है, डायमंड एज ऑफ हिंदी साहित्य, वो होगा भक्ति काल आपका। तो श्याम सुंदर दास जी ने इसको कहा कि ये भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन कहते हैं कि अगर महात्मा बुद्ध के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा युग पुरुष हुआ है या लोक नायक हुआ है तो वो है तुलसीदास गोस्वामी बाबा। तो किसी भी जाति की श्रेष्ठ भावनाएं उसके धार्मिक विश्वासों में रहती हैं, और इसीलिए वह साहित्य जो धर्म को ठोस आधार भूमि को लेकर के चलता है उस जाति का श्रेष्ठ व अमर साहित्य हो जाता है। और हिंदी में आप देखेंगे भक्ति युग साहित्य हमारी जाति की श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर चलता है, तो इसीलिए यह स्वर्ण युग भी कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में अगर देखें तो ये कहते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों व महात्माओं की वाणी उनके अंतःकरण से निकल करके देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं, और निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कबीरदास से लेकर के और तुलसीदास तक, क्योंकि कबीरदास सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी, उसके बाद में सूरदास, और उसके बाद में फिर तुलसीदास, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप है इन दोनों में, मतलब इन चारों में थोड़ा थोड़ा गैप है समय का, बाकी इस प्रकार से। तो आप देखें, लेकिन तुलसी के आ जाने से जो हिंदू संस्कृति रही है उसको बहुत ज़्यादा बचाव मिला है, और आज एक साहित्य की रचना है श्री रामचरितमानस। लेकिन जब रामचरितमानस पुस्तक को कोई भी व्यक्ति या टीचर पढ़ाता है तो अपना जूता और चप्पल निकाल करके पढ़ाता है, और जब भी उसको कोई छूता है तो बड़े आदर के साथ छूता है। तो आप देखें जो एक साहित्य की रचना है उसको किस तरीके से एक धर्म का ग्रंथ, और हिंदुओं का सबसे ज़्यादा धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस नहीं था पहले, क्योंकि जब रामचरितमानस तो मान लीजिए ये 16वीं शताब्दी में आकर के लिखा गया, 15वीं शताब्दी में आकर के लिखा गया, ठीक है। लेकिन आप देखें उससे पहले जो ग्रंथ तमाम सारे थे उनमें आप देखते हैं अरुचिपूर्णता आ गई थी, और तुलसीदास फेमस इसलिए हुए क्योंकि तुलसीदास ने इतने अच्छे अच्छे मापदंडों का प्रयोग किया, इतने अच्छे तरीके से लोगों को एक प्रकार समझाया, तालमेल किया, समन्वय किया। एक अभी मैंने क्लास ली थी तुलसी का समन्वय, तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है, मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो तुलसीदास के बारे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जानकारी मिल जाएगी। तो आप देखेंगे साहित्य की रचना जब एक धार्मिक आधार बना करके लिखी गई और वो पूरे जन जीवन के एकदम से दिमाग में नहीं भैया हृदय में बसी हुई है रामचरितमानस। तो आप सोचिए अभी रामचरितमानस को लेकर के कुछ लोगों ने बवाल किया था, देखें कितना बवाल हुआ उसको लेकर के। तो भाई रामचरितमानस जो है वो हृदय में बसी हुई है, दिमाग में नहीं बसी हुई है, हृदय में बसी हुई है, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये है तुलसी, कबीर, जायसी, सूर जैसे महात्माओं का एक प्रकार से उद्घोष जिसको स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की अगर बात की जाए तो द्विवेदी युग जो है ये आधुनिक काल का एक युग है। आधुनिक काल में सबसे पहला युग आता है भारतेंदु युग, फिर उसके बाद में आता है आपका द्विवेदी युग, और उसके बाद में अच्छा द्विवेदी युग की समय सीमा की अगर बात की तो 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक चलता है द्विवेदी युग। 1918 से लेकर के 1936 तक चलता है छायावाद। 1936 से लेकर के 1943 तक चलता है प्रगतिवाद। 1943 से लेकर के 1900 आपका 54 तक चलता है, 53 तक चलता है आपका कौन सा 53 या 54 साल, मतलब 54 तक चलता है 1900, ये चलता है आपका
क्या नाम है उसका, प्रयोगवाद। और 1900 उसके बाद में 54 से लेकर के 60 तक चलता है आपका समकालीन कविता। और उसके बाद में आपका चलता है, सॉरी, नई कविता चलती है 1953 से 54 से लेकर के 60 तक चलती है नई कविता। फिर उसके बाद में 60 से लेकर के और अब तक समकालीन कविता, जिसको नई कविता आप कहते हैं, मतलब सठोत्तरी कविता कहते हैं, वो चलती है। तो इस प्रकार से ये जो है आधुनिक काल के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम उल्लेख कीजिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त जी, बड़े फेमस कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी, गोपाल शरण सिंह जी, लोचन प्रसाद पांडे जी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, रामचरित उपाध्याय जी, बाल मुकुंद गुप्त जी, श्रीधर पाठक जी और गिरधर शर्मा जी। तो ये सभी लोग जो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। और द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है अगर ये पूछे, तो द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। 1903 ईस्वी में मतलब कि संपादन का पद संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और भाषा का परिमार्जन और पारिष्करण जो हुआ, या भाषा जो फली फूली हिंदी भाषा, खड़ी बोली का जो विकास है, या खड़ी बोली अपनी युवावस्था में आई, वो आई द्विवेदी युग में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। श्रेय किसको जाता है? मात्र एक ऐसे व्यक्ति को जो कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहा था, जो कि एक प्रकार से एकदम निष्पक्ष होकर के, अगर आपकी रचना में थोड़ा सा भाषा में दिक्कत है तो रचना प्रकाशित नहीं होती थी इनके प्रकाशन से। मतलब सरस्वती पत्रिका से अगर आपको रचना प्रकाशित करवानी होती थी, तो अगर आप जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन भाषा के मानदंडों की बात करते हैं, अगर उन मानदंड पर आप नहीं जो है खरे उतरते हैं, तो आपकी रचना प्रकाशित नहीं होने वाली है। किसी प्रकार की कोई लाग लपेट की बात नहीं करते थे। निराला जी की रचनाओं को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आप सोचो। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? द्विवेदी युग का नामकरण जो किया गया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही एक प्रकार से हिंदी गद्य के नायक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर एक युग की शुरुआत होती, भारतेंदु युग के नाम से। इनका जन्म होता 1850 में, ठीक है, और मृत्यु 1885 के आसपास होती है। तो आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से एक युग का एक प्रकार से सूत्रपात हुआ। 1850 में जब इनका जन्म होता है, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहीं से शुरुआत होती है आधुनिक काल की। कुछ लोग बताते हैं कि 1843 से शुरुआत हो जाती है, और कुछ लोग बताते हैं 1857 से, चूंकि 1857 ईस्वी में क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी। और भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में, मंगल पांडे ने जो गोली मारी थी, वहीं से चिंगारी शुरू होती है। तो इस प्रकार से समाज जो होता है साहित्य का दर्पण होता है। तो समाज में अगर कोई परिवर्तन होगा तो साहित्य में जाहिर सी बात है परिवर्तन होगा। तो इसीलिए एक प्रकार से अलग अलग विद्वान अपनी अपनी राय देते हैं। तो ये कुछ बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर भारतेंदु युग है। 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय काल है, भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। छठा क्वेश्चन से, भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों के नाम बताएं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख जो प्रगतिशील कवि रहे हैं, उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम तो है ही सबसे पहला नाम। इसके अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ना केवल एक कवि हैं बल्कि एक लेखक भी हैं। यानी इन्होंने नाटक की रचना भी लिखी है, इन्होंने उपन्यास भी लिखा, इन्होंने जो है और भी रचनाओं को लिखा, ठीक है, कहानियाँ भी लिखी, कई सारी चीज़ें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अच्छा, कहानियाँ नहीं लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, बात ध्यान रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नाटक लिखते हैं, उपन्यासों की रचना शायद करी है इन्होंने। और इन्होंने एक प्रकार से एकांकी लिखी, नाटक एकांकी खूब लिखी, पत्रकारिता करी इन्होंने, ठीक है, कई सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया भारतेंदु जी ने। लेकिन कहानियों को लेकर के अगर बात करें तो भारतेंदु जी ने कहानियां नहीं लिखी हैं, क्लियर, नाटक बहुत सारे लिखे, एकांकी नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अगर बात करें तो ये जो गद्य में रचनाएं लिखते थे वो खड़ी बोली में लिखते थे, लेकिन जो काव्य में रचनाएं लिखते थे वो ये एक प्रकार से ब्रज भाषा में ही लिखा करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही नहीं बल्कि भारतेंदु के जितने भी कवि हैं, उनके अगर कविताओं को आप पढ़ेंगे तो भारतेंदु युग में कविताएं जो थी वो खड़ी बोली में नहीं थी, वो ब्रज भाषा में ही लिखी जा रही थी। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी आए तो उन्होंने खड़ी बोली में लेखन प्रारंभ किया, और हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य खड़ी बोली का उन्हीं की है, प्रिय प्रवास, ठीक है। तो और इसके अलावा पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी, बालकृष्ण भट्ट जी, बाल मुकुंद गुप्त जी, श्रीधर पाठक, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन, राधाचरण गोस्वामी। अब आप कहेंगे बाल मुकुंद गुप्त और श्रीधर पाठक का नाम आप लोगों ने, आपने सर जी इसमें भी बताया था द्विवेदी युग में। चूंकि देखें अब
50 साल के अंदर तो कोई मर नहीं जाएगा, तो बाद में भी तो रहेंगे लोग। जो कभी मान लेते हैं भारतेंदु युग में थे, तो अब भारतेंदु युग में समय सीमा बदल गई, मान लेते हैं 1900 से प्रारंभ होगा द्विवेदी युग। तो अब आप ये कहेंगे कि सर जी अब जो है जो कवि रहे, क्या श्रीधर पाठक बाद में नहीं लिख रहे थे? लिख रहे थे। बाल मुकुंद गुप्त बाद में नहीं लिखेंगे, बंद कर देंगे क्या? लिखेंगे। तो वो दूसरे युग में जब लिखेंगे तो इसी को बोलते हैं कि भाई युग परिवर्तक हो गए। मतलब युग परिवर्तक तो नहीं, मतलब युग एक प्रकार से युग एक दूसरे एक युग से दूसरे युग में जाते थे। मतलब एक युग में भी लिखा, दूसरे युग में भी लिखा, तीसरे युग में भी पहुंच गए। तो इस प्रकार से चूंकि उनका समय काल लंबा होता था, तो इसीलिए यहाँ पर भी वो भारतेंदु युग के कवियों में शामिल हैं। ठीक है, तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनंद मिश्रा, पंडित बालकृष्ण भट्ट, मतलब और बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, इन सभी लोगों ने भारतेंदु युग में लेखन कार्य किया। आगे देखिएगा, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा फटाफट से। चले अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन कवियों के पथ प्रदर्शक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई सरस्वती पात्रिका का संपादन ये कर रहे थे, और जो भी मतलब ये बताते थे कि भाई आप कविता कैसे लिखें, कविता का मानदंड है क्या, कविता कहते किसे हैं, और कविता किन आधारों को एक प्रकार से ध्यान में रख करके लिखी जानी चाहिए, ये सारी बातें ये बताते थे। कविता कैसे लिखें, कौन से छंद का प्रयोग करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें किस किन, जैसे कुछ पहले ये जब कविता इनके पास प्रकाशित होने के लिए आती थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास, तो इनके पास जब आती थी तो ये पहले कविताओं को पढ़ते थे। पढ़ने के बाद में उसमें जो कमियां होती थी उसमें बता देते थे कि भाई ये कमी है, इसको सुधार करके लाओ फिर से, फिर उसके बाद में मैं प्रकाशित करवाऊंगा। या खुद ही जो कम कमियां होती थी तो खुद ही सुधार करके प्रकाशित करवा देते थे। बाद में कभी कहें मैंने तो ये लिखा था, ये कैसे प्रकाशित हो गया, तो बताते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि भैया ये चीज़ आपकी गलत थी, थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी अब हो गई है। तो इसीलिए आप देखते हैं निराला जी इनसे बड़े खफा रहते थे। निराला जी की कविताओं को कहीं ना कहीं पे रिजेक्ट किया था इन्होंने, क्योंकि निराला जी अपने समय से आगे की सोच रहे थे। प्रगतिशील विचारधारा भी निराला जी की रही है। तो और बहुत ही जबरदस्त कवि है निराला। निराला के कवित्व को एक प्रकार से आप चैलेंज नहीं कर सकते। नई कविता के प्रतिपादन में सबसे पहली बात, छंद मुक्त कविता लिखने वाले पहले कवि, ठीक है, लंबी कविता लिखने वाले पहले कवि, हिंदी का शोक गीत जिसको कहते हैं आप, वो रचना लिखी, सरोज स्मृति। तो जीवन में बड़ी कठिनाइयां रही निराला जी की, तो चर्चा करेंगे उस पर। द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से ही अपने युग का पथ प्रदर्शन किया, और उन्होंने अपने युग के कवियों को गद्य के माध्यम से ही नहीं बल्कि पद्य के माध्यम से भी नए नए विषयों को अपनाने की प्रेरणा दी। आप देखें द्विवेदी युग में एक सबसे सफल कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, और उन मैथिली शरण गुप्त को जो एक प्रकार से सलाह मशवरा राय जो दिया, वो किसने दिया? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। बहुत इज्जत करते थे गुप्त जी। गुप्त जी जब भी मिलते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पैर छू करके प्रणाम करते थे। लोग मौज भी लेते थे कभी कभी कि अरे भाई क्या कर रहा है तू, तो कहते थे नहीं भाई वो ब्राह्मण है और मैं वैश्य हूँ, तो हमारा कर्तव्य है कि मैं उनके चरण छूं और उनसे आशीर्वाद लूं। और उन्होंने आशीर्वाद लेकर के अच्छा लिखा भी कि जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास को बजरंग बली यानी महावीर यानी हनुमान जी का साथ प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से मुझ मैथिली शरणगुप्त को महावीर का साथ प्राप्त हुआ, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का साथ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो नए विषयों को अपनाने की प्रेरणा देते थे। फलतः हिंदी कविता से रीतिकालीन विषय संकोच दूर किया इन्होंने, और कई कवि तमाम नए विषयों पर कविता लिखने लगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रीतिकाल में काव्य की कितनी धाराएं प्रस्फुटित हुई हैं, नामोल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल में काव्य की 3 धाराएं प्रवाहित हुई हैं, जिनके नाम और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त। रीतिबद्ध के हैं भैया केशोदास, केशोदास एक प्रकार से जो छंदों के अजायब घर इनकी रचना कही जाती है, रामचंद्रिका, और इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशोदास को, जो कि ये एक प्रकार से छंद में मतलब रीतिबद्ध काव्य धारा उस धारा को कहते हैं जिसमें रीतियों में बंद करके रचनाएं लिखते थे। आशादाताओं की प्रशंसा और नक्सिक वर्णन, मतलब रीतियों में बंद करके रचनाओं को लिखना। ठीक है, मतलब रस छंद अलंकार इसको बहुत ध्यान से देखना। रीति सिद्ध में खास करके ऐसे कवि शामिल हुआ करते थे जो कि एक प्रकार से रीतियों को जानते थे, रस छंद अलंकार या काव्य शास्त्र के नियमों से परिचित थे, लेकिन काव्य शास्त्र को ध्यान में रख करके नहीं लिखते थे। जैसे रीति सिद्ध में मात्र एक कवि का नाम अगर लें तो उसमें बिहारी का नाम आता है सबसे आगे। ठीक है, बिहारी लाल।
रीति मुक्त कवियों में नाम आता है घनानंद का, आलम, बोधा, इन सभी का नाम आता है। ठीक है, तो घनानंद की अगर बात की जाए तो वो रीति मुक्त धारा के, मतलब कि वो ये नहीं ध्यान देते कि भाई काव्य शास्त्र का नियम क्या है, काव्य दोष क्या है, इन पर फोकस नहीं करते हैं। वो लक्षण ग्रंथ और ये सब जानते हैं सब कुछ, मतलब कि ये इन सभी पर फोकस ही नहीं करते। रीतियों से बंद करके रचनाएं नहीं लिखते, मुक्त होकर के एकदम से रचनाएं लिखते हैं, खुला होकर के रचनाएं लिखते हैं। किसी का कोई दबाव, किसी का कोई डर नहीं था इन पर। आगे देखते तो ये 3 काव्य धारा है। अगला देखेंगे छायावाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए छायावाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। पहली प्रवृत्ति है कि भाई छायावाद में व्यक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है। व्यक्तिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि भाई आप देखेंगे चाहे निराला जी की बात करें, वो भी अपने जीवन के दुखड़े ही अपने कविताओं में गा रहे थे और उसके माध्यम से समाज के दुखड़े को बता रहे थे। निराला जी के अलावा आप देखेंगे वो कहती हैं, अच्छा निराला जी कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। उधर आप मैथिली मतलब उनको देखेंगे महादेवी वर्मा जी को, वो कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली करंदनों में, चिर निस्पंद बसा नयनों में, दीपक से जलते पलकों पर निर्झरी मछली। ये मतलब महादेवी जी कहती हैं। छायावाद की दुर्गा कही जाती हैं। निराला जी छायावाद के महेश यानी भगवान शंकर कहे जाते हैं। तो अब आप जो है उनको देखेंगे, क्या कहा जाता है, मतलब छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद को देखेंगे। आंसू जैसा महाकाव्य लिखा कि जो है अब इस करुणाकलित हृदय में अब बिकल रागिनी बसती। ठीक है, तो इस प्रकार के एक काव्य लिखा। हिंदी का मेघदूत कही जाती है आंसू रचना। इसी प्रकार से आप देखेंगे पंत जी को, पंत जी ने भी एक प्रकार से अपने बारे में कुछ लिखा। हालांकि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो अपने बारे में भी लिखा है, लेकिन प्रकृति का वर्णन भी उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे छायावाद में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया, मतलब खुद के बारे में बताना अपनी कविताओं के माध्यम से, और खुद के बारे में बता करके समाज की जो बुराइयां हैं, समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं, उनको दूर भगाने का काम करना, ये छायावाद की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता रही प्रकृति चित्रण को नूतन आयाम, मतलब नूतन माने नया आयाम मिला है, नए अप्रोच मिले हैं प्रकृति चित्रण को। आप प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। छायावाद के जो है विष्णु कहे जाते हैं पंत जी। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं प्रसाद जी। ठीक है, तो छायावाद में प्रकृति चित्रण को एक नया आयाम मिला। प्रकृति उद्दीपन और एक प्रकार से सभी रूपों में प्रकृति के जो दोनों रूप हैं, उद्दीपन और आलंबन, दोनों रूपों का प्रयोग आपको छायावाद में मिलेगा। प्रकृति के नए नए आपको आयाम मिलेंगे। आप देखें कौन ऐसा लिख सकता है? जयशंकर प्रसाद की कल्पना करी, कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिले हों ज्यों बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आप सोचें श्रद्धा का कपड़ा थोड़ा सा तनी है, मतलब कि उसी कपड़े के बीच से जो है थोड़ा सा श्रद्धा का अंग दिख रहा है, जो खुला खुला अधखुला अंग है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा दिख रहा है। तो उनका अंग गुलाबी गुलाबी सा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि काले काले आकाश में या नीले आकाश में, क्योंकि नीला कपड़ा श्रद्धा पहने, तो नीले आकाश में जिस प्रकार से बिजली चमकती है तो गुलाबी कलर की दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार श्रद्धा का जो अधखुला अंग है वो मनु को एक प्रकार से एकदम से ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे लग रहा है कि बिजली का फूल हो चमक रहा है। तो इस प्रकार से तुलना प्रकृति का जो एक प्रकार से स्वरूप, प्रकृति से किस प्रकार की तुलना, जो पुराने आयाम थे उनसे हट करके नए नए आयामों का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा स्वर में वेदना का प्राधान्य है। वेदना, इस करुणाकलित हृदय में बिकल रागिनी बसती। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आप इसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक जो नहीं कही। निराला भी दुखी हैं, प्रसाद भी दुखी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी कवि हुए हैं यहाँ के, मतलब छायावाद के, सब कहीं ना कहीं पे दुखी ही रहे हैं। महादेवी वर्मा जी को आप देखेंगे, वो भी एक प्रकार से नीर भरी दुख की बदली। तो दुख इन सभी कविताओं में आप देखेंगे मिल सकते हैं। सभी कवियों के, सभी कवित्रियों के जो छायावाद से रिलेटेड रही, उनमें उनके जीवन में दुख बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। चौथा जो विशेषता रही छायावाद की, वो ये रही कि राष्ट्रीय भावना का उफान था इसमें। क्योंकि उस समय जब ये लोग कविताएं लिख रहे थे, छायावाद का समय जो है 1918 से लेकर के 1936 का समय है। और इस समय आपको पता होगा 1919 तक, गांधी जी भी 1915 में वैसे आ चुके थे, लेकिन 1919 से उनका आंदोलन शुरू होता है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं गांधी जी। राष्ट्रीयता आंदोलन जो था अपने चरम पर था। तो चूंकि समाज में जब राष्ट्रीय आंदोलन एक तरफ चल रहा है, तो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उससे प्रभावित जरूर होंगे। तो आप देखेंगे राष्ट्रीयता की भावना भी यहाँ पर उफान मार रही थी इन लोगों की कविताओं में, रचनाओं में।
रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मतलब इसमें रहस्यवाद मतलब भगवान को एकदम से या फिर प्रकृति में रहस्यवाद और भगवान में रहस्यवाद की बात यहाँ पर की गई है। और जैसे रहस्यवाद आपको कबीर में मिलेगा, वही रहस्यवाद आपको यहाँ पर आकर के भी छायावाद में दिखेगा। क्लियर? आगे देखिएगा, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां प्रश्न है, छायावाद की चतुष्टयी का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो छायावाद की चतुष्टयी का अर्थ है, छायावाद के 4 कीर्ति लक्ष्य कवियों से माना जाता है। इसमें प्रसाद जी, पंत जी, निराला और महादेव वर्मा जी ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। प्रसाद पंत निराला को बृहत्तरी में रखा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी को एक प्रकार से अगर बोलें तो ये 4 मिलकर के एक 4 पिलर का काम करते हैं, 4 स्तंभ का काम करते हैं, जो कि छायावाद रूपी छत को टांगे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए तो पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोध खूब ज़्यादा हुआ है। पूंजीवाद का विरोध एक प्रकार से और साम्राज्यवाद का विरोध इसलिए हुआ है क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा प्रगतिवादी विचारधारा एकदम से सेम विचारधारा है। क्योंकि मार्क्स का प्रादुर्भाव हो चुका था विश्व स्तर पर और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन और भारत दोनों जगह पर हो चुकी थी। पूंजीवाद जो था एक प्रकार से जहाँ पर हर एक मामला एक विशेष वर्ग के हाथों में निहित था, उसका विरोध किया गया कि भाई जो उत्पादन के साधन है उन पर केवल एक ही वर्ग का अधिकार क्यों हो रहा है, सभी का अधिकार होना चाहिए। इस बात को लेकर के कविताएं लिखी जा रही थी। तो प्रगतिवाद जो आया वो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरोध में ही आया है और मार्क्सवाद के समर्थन में आया। ठीक है, इसके अलावा यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जो भी जैसे चीज़ें होती थी वैसे बताते थे, बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं बताते थे। तो प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिवाद की समय सीमा की अगर बात की तो 1936 से लेकर के 1900 जो है आपका चलता है ये 43 तक। ठीक है, 1936 से लेकर के 1943 तक चलता है ये प्रगतिशील। ठीक है, मतलब प्रगतिवाद। बौद्धिकता की प्रधानता, यहाँ पर ज्ञान बहुत ज़्यादा इसमें लोग बताते हैं, बुद्धि की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण है, मतलब कि पूरे संपूर्ण देश के, क्योंकि उस समय क्या था कि भाई अलग अलग देशों में लोग जा रहे थे, भारतीय लोग भी पढ़ रहे थे, वहाँ से आते थे और पूरे पूरे देश के बारे में संपूर्ण मतलब पृथ्वी के लोगों के बारे में जान गए थे। और उनको लग रहा था कि भाई पूंजीवाद, चूँकि विदेशी शहरों में विदेशी देशों में आप देखेंगे अलग अलग देशों में पूंजीवाद का प्रादुर्भाव था। पूंजीवाद का मतलब होता है कि जैसे कि जो है स्कूल भी प्राइवेट होगा, बस भी प्राइवेट चलेगा, मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें सब कुछ किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथ में नहीं हो, विशेष वर्ग के हाथ में नहीं हो, मतलब कुछ लोग हों जो कि एक प्रकार से उत्पादन के साधनों पर और पूरे के पूरे देश पर कंट्रोल करें। ठीक है, सरकार की कुछ चीज़ें ना हो, सभी लोगों का अधिकार ना हो। तो इसके विरोध में आया समाजवाद, और समाजवाद को समर्थन मिला मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जो है ऐसा व्यक्ति है जिसने पूंजीवाद को झकझोर दिया और पूरे संसार में अपना नाम कर लिया, और उसी के विचारों पर, मार्क्स के विचारों पर लोग आगे बढ़े। तो वो आता है। तो बौद्धिकता की प्रधानता है, अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, धर्म और ईश्वर का खूब जम करके विरोध करते हैं प्रगतिवादी। ठीक है, यहीं पर थोड़ा गड़बड़ करते हैं, धर्म और ईश्वर का विरोध कर करके, क्योंकि धर्म और ईश्वर के विरोध में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे मार्क्सवाद भी खड़ा होता है। तो मार्क्सवादी लोग जो हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, मतलब ईश्वर को मानते भी लेकिन ईश्वर का खूब विरोध करते हैं, धर्म की खूब बुराई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बुराई करना किसी भी धर्म की ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बुराई करते तो उसके पीछे ये लोग तर्क भी देते हैं, लेकिन वो जो तर्क देते हैं वो कहीं ना कहीं पे वो तर्क उस विशेष परिस्थिति के लिए ठीक ठाक माना जाता है। और ये घोषणा की भाई पूंजीवादी व्यवस्था धर्म ने दी, और खास करके आजकल जो कुछ तथाकथित मार्क्सवादी भारत में पल रहे हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो ये लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जो मार्क्सवाद की बात करते हैं उसी मार्क्सवाद को कहीं ना कहीं पे आप देखें गांधी जी किस प्रकार के मार्क्सवादी थे। आप देखिए रामविलास शर्मा जी को आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में, रामविलास शर्मा जी किस प्रकार के मार्क्सवादी थे, उदार मार्क्सवाद थे। उदार मार्क्सवाद का समर्थन सभी लोग करेंगे, लेकिन अगर आप बताएंगे कट्टर मार्क्सवाद की बात तो कोई नहीं उसको समर्थन करेगा, कुछ ही चंद लोग उसको समर्थन करेंगे। और वो समर्थन इस बात को लेकर के करेंगे कि भाई तुम्हारी स्थिति क्यों ऊंची है, हमारी स्थिति क्यों नीची है। तो इस बात को लेकर के आप विरोध करेंगे। अगर वही विरोध के स्थान पर आप उतना काम कर लें अपने ऊपर, अपनी शिक्षा पर काम कर लें, अपने एक प्रकार से उत्पादन के साधनों पर काम कर लें कि हम आगे बढ़ें, तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। अब आप ये सोच रहे हो कि जो ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है उसकी टांग खींच करके उसको नीचे कर दें तब हम ऊपर हो जाएं, तो ये मार्क्सवाद गलत है। मार्क्सवाद की अच्छी परिभाषा आज लोगों को लोग नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जानना जरूरी है। धर्म और ईश्वर का विरोध करते हैं ये लोग। इसके अलावा प्रेम के संबंध में स्वस्थ दृष्टि है,
और इसके अलावा नारी के प्रति नूतन दृष्टिकोण है, नई नई एक प्रकार से दृष्टिकोण है, नारी के प्रति नए सोचने की प्रवृत्ति है इनके अंदर। तो इस प्रकार से नारियों के प्रति एक प्रकार से ये अच्छा सोचते हैं, मतलब कि अच्छा क्या, एक नए तरीके से सोचते हैं। नारी को जो भोग की वस्तु पहले समझते थे लोग, रीतिकाल के कवि लोग, तो उनको एक प्रकार से नकारा इन्होंने, एक नए प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, नारी के प्रति नया दृष्टिकोण है, प्रेम के संबंध में एक स्वस्थ दृष्टि है, प्रेम को केवल एक प्रकार से मांसलता से ऊपर लाए, मांसलता को ध्यान में न रख करके प्रेम की भावना अंदर से होती, हृदय से होती, इस बात पर फोकस किया। हालांकि ये सब छायावाद में भी हो चुका था। परंपरा और पुरातनता को एक प्रकार से इन्होंने इसकी जो ध्वस्त कामना थी, मतलब उसको ध्वस्त किया, परंपरावादी विचारकों को या परंपरावाद की कामना को ध्वस्त किया। और इसके अलावा स्वोद्देश्यपूर्ण लेखन, मतलब बिना उद्देश्य के लोग नहीं लिखते थे, उद्देश्यपूर्ण लेखन किया करते थे। इसके अलावा शिल्पगत नवीनता इसमें भी दिखती है, मतलब कि जो कविताएं लिखने की जो कला हुआ करती थी, जो छंद वगैरह को लेकर के चीज़ें थी, उनमें भी तमाम प्रकार के आपको संशोधन मिलेंगे। तो शिल्पगत नवीनता भी आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक का सच्चा श्रेय जो है खास करके अज्ञे जी को जाता है। अज्ञे जी ने प्रयोगवादी कविताओं को जन सामान्य के सामने लाने के लिए विभिन्न सप्तकों का संपादन किया, प्रथम तार सप्तक का संपादन किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रयोगवाद के कवियों में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन जो होता है 1943 ईस्वी में होता है। कब होता है भैया? 1943 में होता है, और यहीं से एक प्रकार से प्रयोगवाद का शुरुआत मान लिया जाता है। देखिए 13वां प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद की विचारधारा लगभग सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती उसमें, बस थोड़ी बहुत विचारधारा में अंतर है, बाकी लगभग वही बात है। ठीक है, तो प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में नाम आता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का, गिरिजा कुमार माथुर जी का, डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी का, नेमीचंद जैन जी का, भारत भूषण अग्रवाल जी का, मुक्तिबोध जी का, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास जी, नरेश मेहता जी, धर्मवीर भारती जी, रघुवीर सहाय जी, ये सब लोग आते हैं और इस प्रकार से प्रयोगवादी कवियों या प्रयोगवाद को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली कविता, प्रयोगवाद के बाद में आप देखते हैं नई कविता का दौर शुरू होता है। नई कविता 1953 से लेकर के या 1954 से लेकर के 1960 तक आप मान सकते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की अगर बात की जाए तो नई कविता की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित हैं। जैसे सबसे पहली बात तो लघु मानव की प्रतिष्ठा। लघु मानव मतलब कि जो छोटे आम जीवन है, मतलब जो छोटे छोटे, मतलब एक प्रकार से गरीब मतलब गरीब जो व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति जिन पर लोगों ने कविताएं नहीं लिखी या कवियों से छूट गए हैं, उन पर फोकस किया और उनकी प्रतिष्ठा दिलाई। व्यक्तिकता इसमें भी रही है। ठीक है, यथार्थोन्मुखता रही है, जो चीज़ें सही हैं उनको सही तरीके से वर्णन करना, जो अच्छाई है उस अच्छाई को बताना, जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को बताना। आस्थावादिता भी आपको इसमें दिखेगी नई कविता में। नारी का स्वस्थ रूपांकन किया गया है। राजनीतिक संलग्नता भी आपको दिखेगी, क्योंकि यहाँ के कवि अब नई कविता में आप देखते हैं चूँकि उस दौर का समय है जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो एक नई विचारधारा आई, एक नया समाज का संकल्प हुआ, तो एक नई कविता की विचारधारा भी सामने आई। तो उसमें राजनीतिकता भी आ गई, चूँकि जो बड़े बड़े कवि थे, लेखक थे, वो कहीं ना कहीं पे राजनीति में भाग लेने लगे। क्योंकि भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था, संविधान लागू हुआ था भारत का, भारत में नए नए चुनाव हो रहे थे, तो उस समय आपको बता दूं कि राजनीतिक संलग्नता बहुत होना जरूरी भी हुआ था। आध्यात्मिकता का परिहास लोग किया करते थे इस समय। अस्तित्ववादी दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है इन कविताओं में। ठीक है, शैली में प्रवाहमयता और लयात्मकता आपको दिखेगी। अभिव्यक्ति शक्ति में विविधता आपको दिखेगी। नूतन अप्रस्तुत विधान आपको मिलेगा। छंदबद्ध मुक्तता आपको मिलेगी। गद्यात्मकता आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा एक प्रकार से कविताओं को पढ़ेंगे अगर आप, तो लगेगा कि भाई मैं निकला चौराहे पर अंधेरे में जाता हुआ, एक 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 कोना एक दीवार पर लगी हुई पालस्टर गिरने लगी, बैंड के साथ आया तुम्हारा काल। ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे अंचेक पंचा कविता, मतलब कविताओं को अगर बोले मैं एक हिसाब से अगर बताऊं तो कविताओं को एकदम से ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। मतलब जो काव्य लिखा जा रहा था मनोरंजन के लिए, उस काव्य में बौद्धिकता को झोंक दिया, विचारधारा को झोंक दिया और काव्य को एकदम से नाश कर दिया। काव्य का जो मापदंड था उस मापदंड को एकदम से ख़त्म कर दिया। ये थे नई कविता वाले। ठीक है, और मतलब एकदम से कविताओं की जो मानदंड थे, शैली थी, उसको बर्बाद सा कर दिया, ऐसे समझिए। ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ें ठीक भी इन लोगों ने करी, लेकिन जो कविता आपको मिलेगी रीतिकाल में, जो कविता आपको मिलेगी, मतलब रीतिकाल को छोड़ दो आप छायावाद और द्विवेदियों की कविताओं को पढ़ेंगे,
या आप एक प्रकार से छायावाद और द्विवेदियों की कविताओं को पढ़ें तो आप इन कविताओं में देखेंगे एक अलग तरीके की रोचकता मिलेगी। लेकिन अब आप इन कविताओं को पढ़ेंगे तो बोरिंग टाइप का महसूस होगा। अरे ज्ञान देने के लिए या ज्ञान को अपने जनाने के लिए आप निबंध लिख डालो ना भैया, आप निबंध लिखो, क्यों आप कविता लिख रहे हो। और आजकल के जो कुछ कवि हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे साथी लोग, वो ऐसे लिखते हैं, लगता है कि मतलब कि कविता लिखते हैं एक लाइन, मैं चला कल चौराहे पर कामा एक्सक्लेमेशन, वहाँ देखा मैंने दो लड़कियाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। अभी इसमें कौन सा काव्य है, ये तो कोई भी लिख सकता है भाई, इसमें आप कवि कैसे बन जाओगे। तो ये चीजें हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे 15वां नंबर है, नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था। तो नवगीत का नामोल्लेख सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने किया था 1958 ईस्वी में, ठीक है, और रचना है गीतांगिनी, ठीक है। अगला प्रश्न 16वां नंबर, प्रयोगवाद का जन्म किसके विरोध में हुआ था। तो आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जन्म हुआ था छायावाद की अतिशय अशारीरिक कल्पना, सूक्ष्मतावादी सौंदर्यबोध और एकांगिकता के विरोध में। एकांगिकता आपको मिलेगी चूंकि छायावाद में, तो इसी के विरोध में प्रयोगवाद का जन्म हुआ। प्रयोगवाद में कुछ कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के लिए प्रगतिवाद, या कमियां नहीं रही, कुछ नई विचारधाराएं, तो उसके आधार पर कुछ लोगों का संगठन मिलकर के तार सप्तक का एक प्रकार से प्रकाशन किया आज्ञा ने, और फिर प्रयोगवाद का प्रवर्तन हुआ। 17वां प्रश्न, विद्यापति किस राजा के दरबार में थे भैया। तो विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबार में थे, ओके। 18वां क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने और क्यों दी थी। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने प्रदान करी थी, और विद्यापति राजा शिव सिंह को यवनेश्वर से मुक्त कराने के लिए दिल्ली गए और सुल्तान को प्रसन्न कर उन्हें दिल्ली से वापस ले आए। राजा शिव सिंह जब सिंहासन पर बैठे तो प्रसन्न होकर के बिसपी जो ग्राम है उसको विद्यापति को दान में दे दिया, और अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को प्रदान करी। तो ये है विद्यापति जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विद्यापति 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं का नामोल्लेख कीजिए। विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं के नामोल्लेख कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विद्यापति किन किन राजाओं के यहाँ पर रहे थे भैया। तो विद्यापति जी कीर्ति सिंह के यहाँ पर रहे थे, देव सिंह के यहाँ पर भी रहे, शिव सिंह के यहाँ पर, और विश्वास देवी के यहाँ पर भी ये रहे थे। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूर की रचनाओं के नाम लिखें सूरदास जी की। तो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये रचनाएं जो है सूरदास की हैं, बड़ी फेमस रचनाएं हैं। 3 रचनाएं ही इनकी बड़ी फेमस हैं, ध्यान रखेंगे, और वही प्रमाणिक भी हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सूरदास की अपनी किस रचना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली है। तो सूर सागर के कारण उनको प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सूर सागर किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा या सूरदास पर, मतलब सूर सागर पर किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा है। श्रीमद् भागवत का प्रभाव जो है सूर सागर पर पड़ा है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूर सागर में किस भाषा का प्रयोग और किस शैली का प्रयोग हुआ है। तो सूर सागर में ब्रज भाषा का और पद शैली का प्रयोग हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। मतलब इनके जो रचनाएं हैं वो पद में लिखे गए हैं, ठीक है, जो काव्य हैं वो पद में लिखे गए हैं, ठीक है। सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे भैया। तो वल्लभाचार्य सूरदास जी के दीक्षा गुरु थे। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में खूब पूछेगा। अगला प्रश्न, सूर की किन रचनाओं को प्रमाणिकता संदिग्ध है। सूर सारावली को लेकर के और साहित्य लहरी को लेकर के लोग अभी भी विद्वानों में मतभेद रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो सगुण धारा के कृष्णासरई शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर की भक्ति किस प्रकार की है भैया। तो साक्य भाव की भक्ति है, जबकि कबीरदास की मतलब जो उनकी क्या बोलते हैं तुलसीदास जी की भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर सागर में कितने स्कंद हैं। भ्रमर गीत सूर सागर के किस स्कंद से रिलेटेड है। तो सूर सागर में कुल मिलाकर के 12 स्कंद हैं, और भ्रमर गीत जो है वो सूर सागर के 10वें स्कंद में मतलब एक प्रकार से वर्णित है, यानी 10वें स्कंद से रिलेटेड है, संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास की कौन सी रचना विश्वविख्यात है। तो श्री रामचरितमानस विश्वविख्यात है, जिसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। कबीरदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। तो साखी, शबद, रमैनी, ये 3 रचनाएं एक प्रकार से बीजक के भाग हैं। तो कबीर की जो रचनाओं का संग्रह है उसको बीजक कहते हैं। बीजक के 3 भाग हैं, एक है साखी, एक है शबद, एक है रमैनी, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, केशव किस प्रकार के कवि थे। तो केशव मूलतः अलंकारवादी कवि थे।
रसवादी नहीं थे, ये बात ध्यान रखेंगे। और उनकी कविता का सिद्धांत अलंकार बहुलता था, बिना अलंकारों के वे कविता को भी कविता ही नहीं मानते। मतलब वो कहते हैं कि कविता बनिता मित्त, मतलब कविता में अलंकारों का प्रयोग अगर नहीं है तो फिर कविता वो हो ही नहीं सकती। अलंकारवादी होने के साथ साथ चमत्कारवादी और पांडित्य प्रदर्शन के पक्षपात में भी थे। कविताओं में एक प्रकार से इन्होंने खूब ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग किया और उनकी पुष्टि में सरलता स्वाभाविकता से पूर्ण कविता निम्न कोटि की हुआ करती थी। वे क्लिष्टता, पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार प्रदर्शन के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके काव्य की सहृदयता और सरलता विलुप्त हो जाती है और इसी प्रवृत्ति के कारण से विद्वानों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कह डाला। ठीक है, यानी कि इन्होंने ज़बरदस्ती कविताओं में अलंकार को ठूंसने का काम किया। ज़बरदस्ती अलंकारों को, जहाँ पर अलंकारों का प्रयोग ना भी करना चाहिए था वहाँ पर भी इन्होंने अलंकारों का प्रयोग करके एक प्रकार से क्या किया, कविताओं को एकदम से मतलब बोरिंग सा बना दिया। मतलब ज़्यादा किसी भी चीज़ की अधिकता और किसी चीज़ की कमी दोनों बहुत दिक्कत करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वही चीज़ केसों के साथ होती है और इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी रचना है उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। जो इनकी रचना है खास करके कौन सी रचना है, रामचंद्रिका। 33 नंबर क्वेश्चन है, केसव की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो केसव की निम्नलिखित रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहली तो रामचंद्रिका सबसे फेमस है ही, छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसके अलावा रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और छंदमाला, ये सब रचनाएं केशवदास की बड़ी फेमस हैं। ध्यान रखेंगे इन सभी रचनाओं को। ओके, अच्छा, मैं इसीलिए तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि क्या हो कि आपको कम समय में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाए और आसानी से आप पढ़ पाएँ। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, बिहारी की बहुज्ञता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। क्योंकि बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है पूरी के पूरी हिंदी साहित्य में, बिहारी सतसई। मात्र उसमें 713 721 दोहे हैं। अलग अलग विद्वान, कुछ विद्वान 713 दोहे स्वीकार करते हैं, कुछ विद्वान 719, कुछ विद्वान 721 दोहों पर मुहर लगाते हैं। तो आप जान लीजिए जो भी आपका होगा वही है, मतलब 713 721 719 इनमें से कोई भी अगर आपको मिलेगा ऑप्शन में तो लगा सकते हैं आप। तो भक्तिकालीन कविता का मूल्य रीतिकाल में पहुँचते पहुँचते बदल गया था। रीतिकालीन काव्य आश्रयदाताओं के समक्ष संरक्षण हेतु उपस्थित हो गया था। ऐसी स्थिति में बिहारी ने काव्य परंपरा का निर्वाह करते हुए लोक इतिहास, लोक ज्ञान, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, भूगोल, गणित, आयुर्वेद, इन सभी का परिचय दिया। बिहारी ने अपने दोहों को मुक्त रखने के साथ साथ काव्य ज्ञान, लोक ज्ञान, इतिहास ज्ञान, शास्त्रादि के ज्ञान को अपने काव्य में समायोजित किया है। और इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि इनका जो गणित ज्ञान को लेकर के अगर इनके दोहों को देखेंगे तो ये कहते हैं कि कहत सबे बेदी दिए अंक 10 गुनो होत, अर्थात बिंदी रख देने से क्या होता है, अंकों का मान 10 गुना बढ़ जाता है। मतलब कि अगर एक है, एक पीछे एक बिंदी रख दो तो 10 गुना हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक 10 है तो 10। तो आपको आवाज़ जा रही थी मेरी कि नहीं जा रही थी? चले, अगर नहीं जा रही थी तो अब देखें, तो ये हो गया बिहारी की बहुज्ञता पर मैं चर्चा कर रहा था। बिहारी के बारे में मैंने आपको बताया कि बिहारी जो हैं ये जो है लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, लोक इतिहास, इतिहास ज्ञान, शास्त्रादि इन सभी से परिचित थे। गणित ज्ञान को लेकर के उन्होंने कहा कि जो है कहा सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत, मतलब बिंदी रख देने से मान जो होता है संख्या का 10 गुना बढ़ जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। देखें, 35 नंबर प्रश्न है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, ये किसकी उक्ति है, बताएं सभी लोग। तो बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है। ये बात ध्यान, किसकी उक्ति भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी, ध्यान रखेंगे इस बात को। 36 नंबर क्वेश्चन से, घनानंद का संबंध रीतिकाल की किस काव्यधारा से है। तो घनानंद का संबंध रीतिकाल की स्वच्छंद काव्यधारा से है, बात ध्यान रखेंगे। रीतिकाल की स्वच्छंद धारा यानी कि रीति
मुक्त काव्यधारा से संबंध रहा घनानंद का, रीति सिद्ध से धारा से संबंध रहा है बिहारी का, और रीतिबद्ध से संबंध रहा है घनानंद मतलब उनका केशवदास का। अगला प्रश्न, घनानंद किस सम्राट के दरबार में मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे घनानंद की प्रेमिका कौन थी भाई? सुजान थी, ये बात ध्यान रखें। घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? निम्बाक संप्रदाय में दीक्षा ली थी, और आजीवन विवाह न करने का प्रण भी लिया था, ब्रह्मचर्य का पालन किया था। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सुजान हित है। सुजान इनकी प्रेमिका थी जो कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहा करती थी, नृत्य किया करती थी, तो इनसे प्रेम मतलब ये प्रेम करते थे उससे, उसको बताए भी नहीं थे। और तो मतलब ये होता है एक समय कि मोहम्मद शाह रंगीले से लोग कहते हैं कि भाई जो है ये बढ़िया गाना गाते हैं घनानंद, तो घनानंद ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं गाता हूँ, तो कहे कि नहीं नहीं आपके कहने पर नहीं, सुजान के कहने पर गाएंगे। तो सुजान ने कहा कि गाओ, अरे बिहारी मतलब वो घनानंद जी गाइए गाइए गाइए, आपका आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो घनानंद गाने लगते हैं, तो फिर मोहम्मद शाह रंगीले को बुरा लग जाता है कि भाई ये मेरे कहने पर नहीं गाता है, और एक नृत्यांगना ने कहा तो तुरंत गा दिया। तो फिर इनको क्या करते हैं, दरबार से कुछ मनमुटाव हो जाता है, और मतलब इनको दरबार से निकाल दिया जाता है। तो ये फिर कहते हैं कि सुजान का हाथ पकड़ते, चल सुजान चलते हैं साथ कहीं जो है अलग, हम लोग एक वीराने में एक खुद अपना आशियाना बसाते हैं, ऐसे कुछ कहा होगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप जाइए, मैं नहीं जाने वाली। तो फिर वहीं से विरक्ति हो जाती है, और ये जाते हैं निम्बाक संप्रदाय में दीक्षा ले लेते हैं, आजीवन शादी न करने का प्रण भी ले लेते हैं, और इस प्रकार से अपना जीवन जो है बिता देते हैं। ये है सुजान के प्रेमी घनानंद जी। ठीक है, बड़े जबरदस्त। तो घनानंद के काव्य कला पर प्रकाश डालिए। घनानंद की रचनाओं को दो वर्गों में आप बांट सकते हैं, एक तो लौकिक और एक भक्तिपरक रचनाएं। ठीक है, यानी पारलौकिक। तो लौकिक रचना में कवित्त सवैया, भक्तिपरक रचना में पद और चौपाइयों का प्रयोग इन्होंने किया है। यानी कि जो लौकिक रचना है उसमें आप कवित्त और सवैया इन दो छंदों का प्रयोग देखेंगे, जबकि पद और चौपाइयों में जो लिखा है वो भक्तिपरक रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में ऋजुवक शैली का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिक भाषा के द्वारा काव्य में जीवांतता लाई गई है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष के मार्मिक व्याख्याता रहे हैं ये बात ध्यान रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रसाद को किस काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त किया गया है, मतलब इनको मिला है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा, इसी प्रकार से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न है अगला, प्रसाद की रचना कामायनी में कितने सर्ग हैं और इसके प्रथम और अंतिम सर्ग का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो प्रसाद की रचना का नाम है कामायनी, और इसमें 15 सर्ग हैं, और खास करके इसके प्रथम सर्ग का नाम है चिंता और अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। चिंता से शुरू होती है कहानी और आनंद पर जाकर के खत्म होती है, यानी कि इसमें सुखांत एक प्रकार से अंत होता है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में कामायनी का कौन सा सर्ग संकलित है? तो हमारे पाठ्यक्रम में श्रद्धा सर्ग जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसके व्याख्या मैंने कर रखी है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद जी को किस कृति पर और कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो पंत जी को यानी सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि को कला और बूढ़ा चांद इनकी जो रचना है इस पर 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया, ये बात ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पंत जी को या पंत जी की कौन कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं? तो पंत जी की 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, एक तो मौन निमंत्रण, एक प्रथम रश्मि और एक या धरती कितना देती है। इन तीनों कविताओं की व्याख्या मैंने करवा दी है, तो अगर आप कोर्स लेंगे तो उन सभी में इन सभी कविताओं की व्याख्या भी आपको बिल्कुल फ्री में, मतलब बिल्कुल फ्री क्या कहना, मतलब उसी 100 रुपये में आपको सारी कविताओं की व्याख्या और PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिल जाएंगे, और अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी हो जाएगी, और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, और बहुत सारा आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट की विधिवत तैयारी हो जाएगी आपकी, और बहुत आसान तरीके से सब कुछ आप समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। तो अगर कोर्स लेना तो 91 61 93 60 62 पर अभी SMS करें, तुरंत SMS करें और बताएं कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA प्रथम सेमेस्टर का कोर्स लेना है। मात्र 100 रुपये में आपको कोर्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 46 नंबर प्रश्न है, और पिछले अगले जो आपके सेमेस्टर आएंगे, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, आप उसमें ग्रुप बना रहेगा, उसमें जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलती रहेगी हमेशा वहाँ पर। देखिए, पंत जी का कौन सा महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो पंत जी की जो रचना है महाकाव्य है लोकायतन, वो लोक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। 1964 ईस्वी में इस महाकाव्य का यानी लोकायतन का प्रकाशन हुआ। बड़ी ज़बरदस्त रचना है ये पंत जी की।
47 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को करुणा और वेदना की कवित्री कहा जाता है और उनके लिए दुख ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनका काव्य प्रेम विरह की सूक्ष्म मार्मिक अनुभूतियों का काव्य रहा है और इसलिए उन लोग उन्हें आधुनिक मीरा की संज्ञा भी देते हैं। वो कहते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, क्रंदनों में चिर निस्पंद बसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों पर निर्झरड़ी मछली। ये है एक प्रकार से महादेवी वर्मा जी, इनके जीवन में भी दुख ही रहा है। इनकी रचना है 48 नंबर, देखिए, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। ये कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो केंद्रीय भाव इसका क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, बात एक ही है, सब कुछ ठीक है। तो इस कविता में महादेवी जी ने अद्वैत भावना का प्रस्फुटन कर अज्ञात प्रियतम के साथ भावात्मक संबंध स्थापित किया है। कवित्री कहती है कि मैं तुम्हारी बीन भी हूँ और उसमें से निकलने वाली रागनी भी हूँ। अद्वैत भावना मतलब कि सिर्फ एक ही हूँ, मैं और मेरा प्रेमी एक ही है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है, मतलब कि इसमें दो नहीं है, मैं एक ही हूँ। इस प्रकार से बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, ठीक है, ये बताती महादेवी जी। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो यामा रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी जी को। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अज्ञे जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अज्ञे जी को उनकी रचना है आंगन के पार द्वार, उस पर 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अज्ञे जी को सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे पूरा नाम है। अज्ञे जी को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भैया? तो कितनी नावों में कितनी बार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1978 में, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में मिला था इनको आंगन के पार द्वार पर, ठीक है। ध्यान रखिए कि दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, अज्ञे की 5 प्रयोगादि रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, पहली रचना इनका है काव्य संग्रह इत्यलम, 1946 में प्रकाशन हुआ। दूसरी रचना है हरी घास पर छड़बर काव्य संग्रह है, 1949 में प्रकाशन हुआ। तीसरी रचना है बावरा अहेरी, 1954 में प्रकाशन हुआ। आंगन के पार द्वार ये भी काव्य संग्रह 1961 में प्रकाशन हुआ। कितनी नावों में कितनी बार? 1967 में प्रकाशन हुआ। ये सब काव्य संग्रह ही हैं अज्ञे के, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो इनके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी की उस रचना का नाम बताइए जिस पर उन्होंने काव्य एवं उपन्यास दोनों लिखा है। नदी के द्वीप पर इन्होंने काव्य भी लिखा है और उपन्यास भी लिखा है, बहुत ही फेमस रचना है। 54 नंबर प्रश्न है, नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है? नदी के द्वीप कविता में नदी जो है वो समाज का अथवा सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था 2023 की परीक्षा में, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है आपकी बार। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अज्ञे जी के द्वारा वत्सल निधि की स्थापना कैसे की गई? तो अज्ञे जी ने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिली जो धनराशि थी उसी का उपयोग किया, जो पैसा मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान में, उसी पैसे से वत्सल निधि की स्थापना इन्होंने करी थी अज्ञे जी ने, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में। कहाँ पर? ग्वालियर के एक कस्बे में इनका जन्म होता है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ध्यान रखेंगे। अंधेरे में इनकी कविता बड़ी फेमस कविता है। मुक्तिबोध की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भैया? तो विचार आते हैं और भूल गलती, ये दो कविताएं छोटी छोटी हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है मुक्तिबोध जी की। अगला प्रश्न, नागार्जुन, बाबा नागार्जुन की अगर बात की जाए तो इनका मूल नाम बैजनाथ मिश्रा था, इनका उपनाम है नागार्जुन, ये बात ध्यान रखेंगे। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? बैजनाथ मिश्रा, क्लियर। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नागार्जुन की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो अकाल और उसके बाद एक कविता और बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ये कविता। तो इन दोनों कविताओं की व्याख्या अभी मैंने नहीं करवाई है और बाकी करवाना तो जल्दी करवा दूंगा। नागार्जुन की ये दो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नागार्जुन के कविता संग्रहों के नाम लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इनके कविता संग्रह में पहली कविता संग्रह है युगधारा, दूसरी है सतरंगे पंखों वाली, तीसरी काव्य संग्रह इनका प्यासी पथराई आंखें, चौथा काव्य संग्रह है तालाब की मछलियाँ, पांचवा काव्य संग्रह है चंदना, छठा है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, अगली रचना है तुमने कहा था, अगली रचना है आठवीं रचना पुरानी ज्योतियों का कोरस, बड़ी फेमस रचना है, नवीं रचना हजार हजार बाहों वाली, ये भी बड़ी फेमस रचना है, पका है या कटहल, ये भी बड़ी फेमस रचना, 10वीं रचना है इनकी, 10वां काव्य संग्रह है। इसके अलावा अपने खेत में ये भी कविता संग्रह है, ये सारे के सारे कविता संग्रह हैं। इसके अलावा 12वां कविता संग्रह इनका मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो इस प्रकार से नागार्जुन के कविता संग्रह हैं जो कि मैंने आपको बताए, तो ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं, स्पष्ट करें।
नागार्जुन के काव्य में जहाँ एक और प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तार है, वहीं आप देखेंगे दूसरी तरफ दूसरी ओर प्रयोग और परंपरा के प्रति आदर भावना का रुझान भी आपको दिखेगा। उनकी मूलवर्ती चेतना प्रगतिशील या प्रगतिकामी है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का पुट होने के कारण से विकास क्रम बड़ा दिखाई पड़ेगा, विस्तृत है। जनवादी या साम्यवादी विचारधारा को आदर देने के कारण नागार्जुन के काव्य में आप देखेंगे हमें उसकी निश्चित एवं अत्यंत सूक्ष्म गहन अभिव्यक्ति मिलेगी। मतलब काव्य में जीवन के जीवंत रूप या शाश्वत जीवन के मूल्यों का समावेश आपको नागार्जुन के कविताओं में मिलेगा। जन कल्याण की भावना जो है उनमें व्यथा उत्पन्न करती है भी दिखेगा। विरोध और आक्रोश को लगातार इनके कविताओं में आपको देख सकते हैं कि भाई जो लोग अत्याचार करते हैं लोगों पर, महिलाओं पर या पिछड़े हुए लोगों पर, उनको लेकर के नागार्जुन जी बहुत ही रुष्ट रहते हैं। ठीक है, यानी अत्याचारियों को एकदम से ख़त्म करने की बात करते हैं और ये प्रण ठान लेते हैं मन में कि तभी एक सात्विक क्रांति स्वर उनके काव्य में उमड़ पड़ती है और ये ठान लेते हैं कि भाई हमको ये क्रांति करनी है और हमको एकदम से जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसको विरोध में आना है, यथार्थ चीज़ों को बताना है। नागार्जुन जो है किसी से डरते नहीं हैं और जो भी मन में आता है वो बोलते हैं, कबीर जैसे विचारों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें सही हैं उसको सही, जो चीज़ें गलत है उसको गलत कहते हैं और मोहभंग की बात करते हैं, यथार्थ की बात करते हैं। तो ये है नागार्जुन। ठीक है, प्रश्न क्या है, बादल को घिरते देखा कविता का भावार्थ बताइए। बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन के कविता संग्रह युगधारा है, उसी युगधारा कविता संग्रह से ये कविता संकलित है हमारे पाठ्यक्रम में। और इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। इस कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि कहता है, क्या कहता है कवि कि अमल धवर गिल के सखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो बादल की प्रकृति के बारे में कवि अपना चिंतन, अपना विचार देता है कि यह बादल कालिदास के मेघदूत हैं जो बिरही के पास संदेश लेकर के जाते हैं और इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी, बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबंध प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तुत कविता कल्पना की दृष्टि से कालिदास और निराला की काव्य परंपरा की सारथी रही है। जो रचनाएं कालिदास लिख रहे थे, जो रचनाएं निराला लिख रहे थे, उन्हीं के आगे की कड़ी एक प्रकार से मान सकते हो आप। बादल को घिरते देखा है, ये कहते हैं कि ये कालिदास से भी प्रश्न करते हैं जो नागार्जुन जी हैं। ये कहते हैं कि जो है नागार्जुन मतलब इनसे कहते हैं कालिदास से कि जो है सच सच बतलाना कालिदास तुम रोए थे, या मतलब कि यक्ष रोया था कि तुम रोए थे। मतलब एक मतलब है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसी ज़बरदस्त है, वो डायरेक्ट कालिदास से प्रश्न करते हैं कि ये यक्ष रो रहा है, यक्षिणी रो रही है, चकवा चकवी रो रही है, या तुम रो रहे हो सीधे सीधे। ठीक है, सच सच बतलाना कालिदास तुम रोए थे या यक्ष रोया था, मतलब ऐसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। तो इसी रचना में आपको मिलेगा वो चीज़ें, मैं समझाऊंगा उसको। 64 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, अकाल और उसके बाद कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो प्रगतिशील चेतना का कवि उन सामाजिक स्थितियों से कदापि अनभिज्ञ नहीं रह सकता है जो सामान्य मतलब जो जन सामान्य को कष्ट प्रदान कर व्यथित कर देती है। नागार्जुन एक ऐसे ही प्रगतिशील चेतना के कवि हैं जिन्होंने अनेक समसामयिक विषम पीड़ादायक स्थितियों का चित्रण किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे अकाल और उसके बाद जो रचना है, अकाल और उसके बाद और बादल को घिरते देखा, ये दोनों रचनाएं नागार्जुन की है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। प्रगतिशील चेतना कवि हैं जिन्होंने अपने मतलब उन्होंने अनेक समसामयिक जो उस समय के जो पीड़ादायक स्थितियां थी उनका चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। अकाल तो अत्यधिक कष्टदायक होता ही है, जिसका प्रभाव मानव पर किसी न किसी तरीके से पड़ता है, इसके अलावा पशु पक्षियों पर पड़ता है। अकाल और उसके बाद को उन्होंने लेकर के लिखा कि भाई कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ठीक है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ऐसे लिखते हैं। तो ये केवल नागार्जुन जैसे कवि ही लिख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, इतने ज़बरदस्त तरीके से। बंगाल में अकाल पड़ गया था, तो इस कविता में उसी समय की स्थिति का वर्णन यथार्थ तरीके से और संवेदनापूर्ण तरीके से किया गया है। कई दिनों तक घर में छिपकलियों की गश्त जो है, मतलब जिस घर में खान पान के लिए कुछ नहीं रहता उस घर में छिपकलियाँ भी नहीं रहती, ये बात ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से कई दिनों तक कानी कुतिया रही सोई उसके पास, तो इस प्रकार से चीज़ें बताई हैं।
अगला प्रश्न आप देखेंगे 65 नंबर प्रश्न है, शोध को परिभाषित कीजिए। तो आचार्य विमल मोहन वर्मा जी कहते हैं शोध की परिभाषा को देते हुए, ये प्रश्न हमेशा आपसे पूछेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। शोध की परिभाषा को देते हुए ये कहते हैं आचार्य विमल मोहन वर्मा जी कि शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्क सम्मत व्याख्या है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य है और इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट होता है। कहने का सीधा सा मतलब होता है कि शोध जो होता है, कोई नई चीज़ खोजना ही शोध कहलाता है। किसी चीज़ पर रिसर्च हुआ है, एक बार आप दोबारा से रिसर्च करें और कुछ नई तथ्य की जानकारी इकट्ठा करें तो वही खोज होता है। एक प्लान बना करके किसी चीज़ पर जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है, वही शोध कहलाता है। सिंपल सी बात है। 66 नंबर क्वेश्चन से डॉक्टर धर्मवीर भारती के निबंध संग्रहों के नाम उल्लेख कीजिए। तो कहनी अनकहनी ये एक निबंध संग्रह है, ठेले पर हिमालय और पसयंती ये सब निबंध संग्रह हैं धर्मवीर भारती जी के। 67 नंबर प्रश्न है, धर्मवीर भारती के सभी काव्य संग्रहों के नाम बताएं। तो एक तो ठंडा लोहा इनका काव्य संग्रह है, एक है अंधा युग, एक है कनुप्रिया और एक है 7 गीत वर्ष। तो ये 4 काव्य संग्रह हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के, ध्यान रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन से डॉक्टर धर्मवीर भारती के कहानी संग्रहों के नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला कहानी संग्रह इनका चांद और टूटे हुए लोग, कई सारी कहानियां इसमें संकलित हैं। बंद गली का आखिरी मकान ये भी कहानी संग्रह है और मुर्दों का गांव ये तीसरा कहानी संग्रह है। तो ये डॉक्टर धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह है। 69 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे धर्मवीर भारती की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो एक तो बुआई का गीत और एक कविता की मौत, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ध्यान रखेंगे। इन सभी कविताओं की व्याख्या अभी मैंने नहीं करवाई, जल्दी करवा दूंगा। 70 नंबर क्वेश्चन से धूमिल का पूरा नाम बताएं। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। और धूमिल की रचनाओं की अगर बात की तो मोचीराम और रोटी और संसदीय आपके पाठ्यक्रम में ये 2 कविताएं संकलित हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। धूमिल का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो धूमिल का जन्म हुआ था 9 नवंबर को 1936 ईस्वी को वाराणसी के खेवली नामक गांव में हुआ था। पांडेपुर में पड़ता है खेवली, ठीक है। मैं गया भी हूँ धूमिल के जन्म स्थान पर, ठीक है। तो धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस रचना पर मिला है भाई। तो 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे पर ये काव्य संग्रह, इसी पर इनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान मतलब कि नवाजा गया था सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी को, ध्यान रखेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं शिक्षा शास्त्र का लिखित नाट्य पेपर ढूंढ रहे हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को बताया, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा हुई है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। होम साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप ये देख लीजिएगा, पोषण के तत्व और मानव विकास आपको पढ़ना पड़ेगा होम साइंस के प्रथम सेमेस्टर में, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेश इसमें किया है। राजनीतिक शास्त्र का मॉडल पेपर देख लीजिएगा, ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमने इसमें बताया है। तो इन चीज़ों को आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। राजनीतिक विज्ञान में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान के बारे में आपको जानना है। लिखित मॉडल पेपर इसका भी हो चुका है। जियोग्राफी का भी लिखित मॉडल पेपर में दे चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा। उसमें फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल को आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें समझाया है, सारी चीज़ों को बताया है। तो आज का जो वीडियो था ये हिंदी साहित्य का महासंग्राम वीडियो था, और इसके बाद में हिंदी साहित्य के अलावा पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी हर एक सब्जेक्ट का महासंग्राम वीडियो ऐसे आएगा। तो महासंग्राम वीडियो के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप में से कोर्स लेना तो अभी हमारे नंबर पर SMS करें। धन्यवाद।